बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान में सियासत जोरों पर है। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के दावों के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी ऑपोजिशन के जवाब में सामने आ गई है और उसने भी भरपूर तरीके से अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मेलसी में एक बड़े जलसे से खिताब किया। हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने एक सिंध हुकूक मार्च किया जो आज ख़त्म हुआ। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो कहते हैं हमें इस्लामाबाद की जानिब जाना है और उसके बाद हमने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेलसी में जो खिताब किया उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जावियों पर बात की। उन्होंने सिफारती सतह पर भी बात की, उन्होंने सियासी हवालों से भी बात की और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मईशत है उस हवाले से भी बड़ी तफसील से बात की। और वो कहते हैं कि मुल्क को लूटने वाले अब हमारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि जब उनको हुकूमत मिली तो इससे पहले 70 साल तक मुल्क को लूटने वाले इस मुल्क का दिवालिया निकाल चुके थे और उन्होंने मुल्क को एक सही सिमत में माशी तौर पर गामजन किया है। जब सिफारती सतह की बात हुई तो उन्होंने तफसील से ये बात की, बल्कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की और उनका कहना था, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में की कि यूरोपीय यूनियन ने कुछ रोज कबल 23 ममालिक ने उनके सफरा ने पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने यूक्रेन के हवाले से अपनी पॉलिसी को तब्दील करने की बात की थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आपने हमें यह ख़त लिखा है, क्या आपने ऐसा ख़त भारत को भी लिखा है कि वहाँ पर जो आपके माशी मफादात हैं वो सामने आ जाते हैं। उन्होंने गोया इशारा किया कि पाकिस्तान अपनी आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है उस पर वो आगे बढ़ता चला जाएगा और वो किसी की गुलामी कबूल नहीं करेगा। तो आज की जो एक अहम पेशरफ्त है इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ने जो सिफारती हवालों से बात की है उस पर तज्जिए के लिए हमने दावत दी है साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब साहब को। बहुत शुक्रिया नजमुस साकिब साहब। आपका शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तकरीर की उसका एक मजमूई अगर आप उसकी तस्वीर बताएं कि आपने क्या इंप्रेशन लिया है। बड़ा उन्होंने एक जज्बाती किस्म की तकरीर की और बड़ी एग्रेसिव तकरीर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप देखें कि अगर आप क्रिकेट की फील्ड भी देखें तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत की थी, बड़े चैलेंजेस का वहाँ पे उनको सामना रहा है और बहुत बड़ी बड़ी अपोजिशंस उनके सामने रही जिनको उन्होंने अब ये हुकूमत में आने में भी आपने देखा कि उनको तकरीबन 22 साल उनकी स्ट्रगल को थे। जब से वो अपोजिशन में हुकूमत के अंदर आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एहतसाब का नारा पीटीआई ने लगाया था उसका कोई अंजाम हो या कोई उसका रिज़ल्ट निकले। लेकिन वहाँ पे क्योंकि और बहुत सारे मसाइल आते हैं, तफ्तीश के मसाइल आते हैं, जुडिशरी के मसाइल आते हैं, तो वो पूरे नहीं हो पा रहे और अब उनके ऊपर जो है अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो अपोजिशन अटैक करना चाह रही है। तो एक तरफ तो वो हुकूमत में, दूसरी तरफ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं, तो उन्होंने उसको काउंटर भी करना है। तो उनका वही गम और गुस्सा जो है वो उनकी तकरीर में नज़र आ रहा था क्योंकि वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन जो है कई चीज़ें, कई ऐसी हर्डल्स बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से शायद वो अपने टारगेट को नहीं पहुंच पा रहे। और उन्होंने ये जलसा करके ये साबित किया है कि कोई मेरी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है। अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत परफॉर्मेंस कोई नहीं है, 13-13, 14-14 साल हुकूमत कर सकती है सिंध के ऊपर, तो फिर इमरान खान तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी उन्होंने बड़ा अच्छा माशी पैकेज दिया है, उनको गरीब का भी एहसास है और महंगाई का भी एहसास है। तो मुझे उनकी तकरीर में उनका वही एंग्री यंग मैन वाला जो तासुर है वो नज़र आया जो हमें कंटेनर के ऊपर नज़र आता था। यानी कि वो बिल्कुल इस वक्त, यानी कि लड़ाई आप उसको कह लें या जंग कह लें, वो उसके लिए तैयार है कि पोजीशन अगर उनके ऊपर कोई अटैक करती है तो वो उसका भरपूर जवाब देंगे। ठीक है नजमुस साकिब साहब, ये मुख्तलिफ हवालों से बात की वज़ीर आज़म साहब ने इस जलसे में और ये गोया उनके अपनी एक उनके जहन में एक प्लानिंग थी कि उन्होंने सिफारती सतह पे भी बात की, माशी भी की, सियासी तो ज़ाहिर है उन्होंने करनी थी, लेकिन सिफारती सतह पे भी उन्होंने एक इशारे, बहुत वाज़े इशारे किए यूरोपियन यूनियन के हवाले से। जो पिछले दिनों जो ख़त लिखा गया था उन्होंने बाकायदा वो बरहम हुए यूरोपियन यूनियन पे कि क्या आपने ऐसा ख़त जो है भारत को भी लिखा है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी इजाज़त से एक बात करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ये अदम एतमाद की बात की, तहरीक की, तो साथ में ये भी कहा कि मैं तैयार हूँ।
अब ये एक ऐसा जवाब है जिसमें कि आप इसके कई मतलब निकाल सकते हैं। मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि ये कोई गैर आइनी चीज़ है अदम एतमाद की तहरीक, ये आइन के मुताबिक है, और इसको इतना ज़्यादा हाइप अप क्यों किया जा रहा है? एक नॉर्मल सी रूटीन चीज़ होती है किसी भी जमहूरी मुल्क में। आपको अगर अदम एतमाद हो तो आप पेश करते हैं, और पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुई हो और वो कामयाब हुई हो, सवाए इसके कि एक स्पीकर साहब जो यानी फ़खर इमाम साहब। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल, ये जो सिफारती आपने किया। देखिए, आपने अपने इंट्रो में ये तो बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताना चाहूँगा क्यों कहा है, क्योंकि क्या कहा है तो सबने देख लिया। इसको हम शुरू करते हैं जी उस एब्सोल्युटली नॉट से, कि जब उनसे पूछा गया कि आप हमें ग्राउंड में वो जो है अड्डे देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो कोई इतना ज़्यादा नहीं था, कोई सरकारी किस्म का बयान नहीं था, वो एक आम इंटरव्यू था जिसके जवाब में दिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद हमें 3-4 बड़े वाज़े इशारे मिले जिसमें हमें ये पता लग रहा था कि इस्लामाबाद की जो सिफारती पॉलिसी है, दो चीज़ें उसमें पता लगी। एक तो ये कि उसकी कोई इंडिपेंडेंट शाख निकल रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा, हमें ये पता लगा कि झुकाव जो है वो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कौन कौन से वो इशारे हमें मिले। झुकाव जो है वो रीजन की तरफ है, बजाय इसके कि आप इंटरनेशनल की तरफ आए। आप चाइना की बात करते हैं, आप रूस की बात करते हैं, अफगानिस्तान और वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर, वो 4 चीजें क्या थी। एब्सोल्युटली नॉट के बाद हम देखते हैं कि एक समिट ऑफ डेमोक्रेसीज होती है, उसमें जो बाइडेन साहब पर्सनली बताते हैं कि जी मैं ये कर रहा हूं, और वो 2 होनी थी जिनमें से एक अभी हुई है। उस पे पाकिस्तान को बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है, और वो इनकार हो जाता है। वो एक पहला बड़ा इशारा था। कभी नहीं हुआ जावेद साहब, 1947 से लेकर आज तक देख लीजिए कि वॉशिंगटन से और खासतौर पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से कोई इनविटेशन किसी किस्म की भी आए, ठीक, आप कहते नहीं जाना। दूसरा, हमें पता लगा कि बीजिंग ओलंपिक्स जो हैं, वो जो सरमाई जिसको कि वो बाइकआउट करता है अमेरिका, वो बाइकआउट करता है यूरोपियन यूनियन के अक्सर ममालिक, कनाडा समेत, ये वो कि सिफारती तौर पे बाइकआउट। इनॉग्रेशन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद है। तीसरा, हमें पता लगता है कि चाइना का दौरा, जिसके बारे में कहा गया कि जी अब पे आपने ये नहीं करना, सीपैक ये हो गया, फलाना हो गया। हमारे अंदर के लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं, जो अफसोस होता है कि कम से कम आप अपने किसी शख्सियत को रद्द करने के रास्ते में कहीं अपने मुल्क के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे। उसमें वो पहुंचते हैं, दौरा होता है, कामयाब होता है। उसके बाद ये जो पंच लाइन जिसको आप बोलें वो ये थी कि यूक्रेन का मामला शुरू होता है और इतना प्रेशर पड़ता है इस्लामाबाद पे कि ये विजिट तो आपने नहीं करना। और उसमें बहुत सारे पैगामात हमें ओपनली दिए जाते हैं, बहुत सारे पैगामात हमें यानी सीक्रेटली दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और फिर उसके बाद आपको याद होगा, आपने यानी हम उस दिन प्रोग्राम कर रहे थे कि जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन एक खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर अपना दौरा कट ऑफ करके कट डाउन करके वापस आ रहे हैं। वो सारी चीज खबर फैलाई गई। अब इसके बाद आता है आज का बयान। वो जो 4-5 मैंने इशारे दिए हैं जावेद साहब, उससे हमें पता लग रहा था कि अमेरिका को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा इस्लामाबाद जितनी के 1948-47 के बाद से आज तक दी गई है। वो इशारे मिल रहे थे। आज जरा खुल के सामने आ गई है बात, और आज बताया गया है और इतना अच्छा तकाबुल किया गया है। मिसाल के तौर पे कि हमने, अगर पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में एब्सटेन किया है, यानी इज्तिनाब किया है वोट देने से, तो वो तो हिंदुस्तान ने भी किया है। तो क्या आपने उनको लिखे हैं खत? सही, नंबर 1। नंबर 2, जब हम पे मुसीबत पड़ती है, जब अफगानिस्तान का मसला आया, 20 साल तक हमने सहा, हमारे इतने लोग जो हैं वो शहीद हो गए, हमारे फौजी, हमारे सिविलियंस, आपने बजाय इसके कि हमने आपका वॉर ऑन टेरर में साथ दिया, बिल्कुल ठीक, आपने हम पे डाल दिया मलबा कि ये तालिबान इसलिए जीते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान ने मदद की, और आप अपने सेनेट में एक रेजोल्यूशन पेश कर देते हैं। आपने हमें उसकी नाशुक्रिया तो दूर की बात है, आपने मलबा हम पे डाल दिया। फिर आ जाइए कि हिंदुस्तान जब कुछ करता है तो उस वक्त, मिसाल के तौर पे 5 अगस्त, मैं आता हूं आपकी तरफ। इस वक्त हमें फोन लाइन पे वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक साहब, आज वजीर आज़म साहब ने मेलसी में
जो एक बड़ा जलसा था उससे खिताब किया और उन्होंने आलमोस्ट जो तमाम अहम जो इश्यूज थे उस पर बात की। यानी हम यही बात कर रहे थे कि मईशत पर भी उन्होंने बात की, जो इस वक्त सिफारती चैलेंजेस हैं, जो खारजा चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, उस पर भी तफसील से बात की, और ज़ाहिर है सियासी जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात की। तो आपकी जो पोजीशन है और हुकूमत की जो पोजीशन है वो आप बिल्कुल डट के खड़े हैं? ये जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी अदम एतमाद होगा, अदम एतमाद होगा। देखिए, बात ये जहाँ मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ उसमें आपने देखा कि वहां फकीदुल मसाल इस्तकबाल हुआ। आज आपने देखा कि जिला बिहाड़ी मैलसी जो कि साउथ पंजाब का मैं समझता हूँ एक जिला है, वहां जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं वजीर आजम का इस्तकबाल करने के हवाले से, वो भी एक फकीदुल मसाल इस्तकबाल था। और जो ये कहते थे कि अवाम वजीर आजम के साथ नहीं है, आज उस जलसे में लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी आप उसको देखें, और उसके बाद आप ये देखिए वहां पर जो बलबला था, जो वहां पर जोश था, वो भी काबिल दीदनी था। और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब ने अवाम के दिलों की तर्जमानी की, हर मौजू के ऊपर उन्होंने बात की। अब ये जो अवाम है ये वजीर आजम के साथ खड़ी है। ये जो अदम इत्मीनाद वाली कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ हुक्म इमरान खान के अंदर है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि बज़ाहिर ये कहते हैं कि हमारा अवामी एजेंडा है। जब वजीर आजम साहब अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट लेते हैं और रेवेन्यू का जो रुख है वो अवाम की तरफ मोड़ देते हैं, हुकूमत के वसाइल का 5 रुपए बिजली की कीमत कम करते हैं फी यूनिट, 10 रुपए पेट्रोल की, 10 रुपए डीजल की, उस पे बजाय अपोजिशन हुकूमत की तारीफ करने के या खुश होने के, वो लोग जो कहते थे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई होती है, जब कम हुई है तो वो साथ ही पैंतरा बदलते हैं और एक हाइपोक्रेटिक रवैया इख्तियार कर लेते हैं, मुनाफिकत इख्तियार कर लेते हैं। जो कहते थे IMF की वजह से महंगाई हो रही है, वो साथ ही शायद हकान आबादी समेत बाकी सबको फिक्र लग जाती है कि ये तो हम IMF से बाहर निकल आएंगे, IMF नाराज हो जाएगी। तो लिहाजा अवाम को ये वाजे हो गया है कि इनका अवाम के साथ कोई एजेंडा नहीं। जहां अवाम को रिलीफ मिला इन्होंने उसके ऊपर भी शोर डालना शुरू कर दिया। तो लिहाजा अदम एतमाद ना इनकी कामयाब होगी, ना ही अदम एतमाद के ऊपर इनके अंदर कोई यकसुई है। ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अभी तक तो ये सूरत हाल। ठीक है, ये फ़ारूक साहब जो खारजा उमूर के हवाले से बात की वज़ीर आज़म साहब ने, यूरोपियन यूनियन पर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की, और फिर आज़ाद एक खारजा पॉलिसी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। इसका मतलब है ये जो कुछ इस वक्त खित्ते में हो रहा है, रूस यूक्रेन का जो तनाज़ा चल रहा है, जंग चल रही है, फिर वज़ीर आज़म साहब ने दौरा भी किया था, ऐसा लगता है कि प्रेशर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ क्वार्टर से प्रेशर्स आ रहे हैं आपकी हुकूमत पर, जिसको बड़े वाजे तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने एक तरफ से ज़ाहिर एक तरह से इशारा भी किया उस तरफ। नहीं, देखिए बात यह है कि यहाँ पर वो पर्चियों वाला वजीर आजम तो है। इमरान खान की ना तो बैरून मुल्क कोई जायदादें पड़ी हुई हैं, लिहाजा वजीर आजम साहब ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है। हम जो है वो सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मुफाद है उसको हम जो है वो सबसे आगे रखना चाहते हैं। वो ममालिक जिन ममालिक से जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसी की वजह से आपकी ब्लॉक का हिस्सा बन सकते थे, वो हम नहीं बनना चाहते। ना राइट भी आपने पेश किए हैं, और वजीर आजम साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा तो ये मकसद था कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो हम किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी और मुल्क के खिलाफ। लिहाजा एब्सोल्युटली नॉट की बात हुई। अब प्रेशर वो लोग जो पहले एक फोन कॉल पे फैसले करवा लिया करते थे, अब उन्हें पता है कि एक ऐसा वजीर आजम मौजूद है, ना खुद झुकेगा ना अपनी कौम को झुकने देगा, जो मुल्क की सॉवरेनिटी सलामती के लिए मुल्क के मुफाद को प्रायोरिटी करेगा। तो वजीर आजम साहब ने तो एक तो बड़ी मोतबाना अंदाज से उनको उनका चेहरा ही दिखाया है कि जब भारत कश्मीर के ऊपर जुल्म करता है, 80 लाख कश्मीरियों पे, फलस्तीनियों पे जुल्म होता है, वहां जारियत होती है, उनकी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया जाता है, तो उस वक्त ना लेटर लिखे जाते हैं, उस वक्त जो है वो ट्विटर भी खामोश रहते हैं। और जब आपके ऊपर अपनी आन पड़ती है, जहां कहीं आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो सर्व नहीं हो रहा, वहां आप इंसानी हकूक का भी हमें सबक देते हैं।
वहां आप हमें जो है वो यूएन के कन्वेंशन भी याद करवाना चाहते हैं। तो हमारा तो बड़ा सादा सा मुतालबा है, तो यूएन के कन्वेंशन हैं ये फिर यूनिवर्सली सबके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। ये पीढ़ियों के लिए भी उतने ही अहम है जितने बाकियों के लिए अहम है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने और खुल के बात की है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आवाम को जो है चाहिए था, जो कि दलेरी से नरर अंदाज से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने रख सके। और मैं समझता हूँ कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों ने अप्रिशिएट किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात कर रहे थे और उनका कहना था कि वज़ीर आज़म साहब ने आज जो बातें की हैं पूरा पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट कर रहा है। नजम साकिब साहब मैं आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन नसीम साहब आपकी तरफ पहले मैं आऊँगा। नसीम साहब, ये जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं ये अगले चंद दिनों में आ भी सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि सूरत हाल बड़ी कोई कंफ्यूजिंग सी है। अच्छा, अपोजिशन के मैं अंदर जावेद भी साहब, कुछ मेरी इख्तिलाफ तो बड़ी है। टेक आज भी है, पहले भी प्रोग्रामों में मैंने कहा कि ये तो टेबल ही नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सुबकी होगी अपोजिशन के लिए कि अगर वो उसको टेबल करते और उनके नंबर पूरे नहीं होते तो वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करके इससे भागने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले इन लोगों ने ये वो था कि अपने जो कार्ड्स हैं पहले शो कर दिए। इनको उम्मीद थी कि जो एलाइज हैं पीटीआई गवर्नमेंट के वो शायद इनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से और काफ लीग की तरफ से जवाब मिलने के बाद इनको नंबर गेम पूरी नहीं इनसे हो पा रही, क्योंकि इनको एग्जैक्टली 172 नंबर जो है वो चाहिए हैं। और आपने देखा कि जैसे अपना नजम साकिब साहब ने भी कहा कि किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद इससे पहले कामयाब नहीं हुआ। हालांकि अगर आप देखें कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब 1988 में आई थी और उसके बाद जो उनकी अदम एतमाद आई थी 89 में, बिल्कुल 89 में, उस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, आईजीआई बहुत बड़ी अपोजिशन थी और एजेंसीज भी साथ थी, क्योंकि जनरल दुरानी वाला वाक़या सबको पता है, वो भी कामयाब नहीं हो सकी थी। तो वज़ीर आज़म बड़ा मजबूत होता है, हुकूमत बड़ी मजबूत होती है, अपोजिशन कोशिश तो कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। मेरी कुछ एमएनएस से बात हुई जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से था। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमें तो इसकी कोई स्ट्रेटजी का इल्म नहीं है, हम अपने लीडर हजरात या टीवी के ऊपर हमें इसका पता चल रहा है। जबकि नून लीग के एमएनएस का कहना था कि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको 172 वोट चाहिए और उनको आपको कॉन्टेक्ट में रखने के लिए वो छांगा मांगा या मरी वाला कोई इस तरह का सिलसिला होना चाहिए जहाँ पे आप तमाम मेंबरान को साथ रखें और जिस दिन अदम एतमाद पेश होनी है उस दिन उनको अपने साथ लेके जाए। पीटीआई और हुकूमत तो पहले ही कह रही है ना कि ये तो खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी जी है। बिल्कुल, तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि सेनेट में भी इस तरह के कुछ वाकयात हुए, कुछ वीडियोस लीक हुई थी। लेकिन जमहूरी हक है, बिल्कुल जो है ये आप मूवमेंट ला सकते हैं, आपका अपोजिशन का हक है, लेकिन इसको अगर आईनी तरीके से ही लेके आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये ला सकेंगे, और अगर किसी तरह ले भी आए तो इनको कामयाबी नहीं हो सकेगी। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अदम एतमाद की तहरीक की जो तारीख है उसमें कोई कामयाब होती दिखाई नहीं दी, क्योंकि 1989 की बात है, 2006 की बात है, फिर सादिक संजरानी के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो भी कामयाब नहीं हुई। बहरहाल ये जो हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की हम बात करते हैं नजम साकिब साहब, तो इससे हम क्या एक मतलब लेते हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे होते हैं और फिर ये जो अभी तकरीबन 2 घंटे पहले ये एक खबर आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, उस खबर की जो हेडलाइन है इस पे भी ज़रा आप कमेंट कर दीजिए। खबर ये आई है कि पाकिस्तान स्ट्राइक्स, ये खबर आरटी दे रहा है, रशिया का जो ऑफिशियल, जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्ट्राइक्स की डील विद रशिया टू बाय गैस एंड व्हीट एज वेस्टर्न कंट्रीज कट टाइज विद मॉस्को। तो पहले उस पर आप कमेंट कर दीजिए, फिर इस पर भी कमेंट कर दीजिए। देखिए, आज़ाद जो फॉरेन पॉलिसी है ना किसी भी मुल्क की, जावेद, जिस तरह आपका इकोनॉमिक सिचुएशन है किसी मुल्क की अंदरूनी, उस पर सारा कुछ इन्हिसार उस पर होता है। बाहर की दुनिया से डीलिंग में आपकी अपनी खारजा पॉलिसी होनी बड़ी ज़रूरी है। किसी वजह से हमारी पॉलिसी पे ये एक इल्ज़ाम है कि 1947-48 के बाद हम लोग किसी एक ख़ास तरफ झुकाव का शिकार रहे, जिससे हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ और ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। अब उसमें ख्वाहिश तो हर प्राइम मिनिस्टर की होती है, हर हुकूमत की होती है कि जी हम अपनी मर्जी से अपने खारजी उमूर के बारे में फ़ैसले कर सकें। अब उसमें कुछ मजबूर, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जर्मनी की बात करते हैं
50% गैस उसकी रशिया से आती है, लेकिन उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो उसको, चूंकि यानी अमेरिकन लाइन आपने देखनी है, लिहाजा वो अपनी खारजा पॉलिसी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जर्मनी की अपनी पॉलिसी नहीं है, कुछ जगहों पे आपको मानना पड़ता है उन लोगों का जिनकी को सुननी पड़ती है। अब ये ख्वाहिश तो थी, लेकिन ये पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूं, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रूज तमाशा मेरे आगे, लेकिन ये तमाशा मुख्तलिफ है जब हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। किस तरह से कि ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि आप अमेरिकन लाइन टो नहीं करेंगे, ठीक, ये कभी नहीं सोचा जा सकता था। ये ना सिर्फ सोचा गया बल्कि किया गया। और ये जो आपने बात की है ये मेरे लिए बिल्कुल न्यूज़ है, क्योंकि आपके पास आने से पहले यानी मुझे नहीं, मैंने कहीं पढ़ा ना देखा कि प्रिज्यूम किया गया है कि रशिया के साथ चूंकि ईयू ने टाइज कट कर दी हैं, तो पाकिस्तान के साथ कुछ हिसाब किताब, कोई तेल गैस, कोई वीट वगैरह, गंदम वगैरह। अब ये जाहिर है उस मुलाकात के दौरान ही को तय हुई होगी ना बात, ये बाद में तो नहीं हो सकती, जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। अच्छा, अब इस इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी में जब हम रीजनलिज्म की तरफ देखते हैं, सारा फोकस इधर है। और आपस की बात है, हमें क्या लगे एल सल्वाडोर में क्या हो रहा है, हमें क्या लगे बोलीविया और एक्वाडोर में क्या हो रहा है। माजरत के साथ जी, आप बात यहीं से जारी रखिए। असल में उस वक्त ये बात तो तय हुई थी कि वजीर आजम साहब ने वहां पर जो मुलाकातें की हैं उसमें तवानाई के हवाले से, वो तो गैस पाइपलाइन की स्ट्रीम गैस लाइन की बात गंदम के हवाले से बात हुई है, लेकिन ये खबर का इस वक्त आना जो टाइमिंग बड़ी, इसकी टाइमिंग जो है, इसमें हम तो इसको देख रहे हैं पाकिस्तान के एंगल से, बिल्कुल, लेकिन आप इसको देखिए मॉस्को के एंगल से। मॉस्को को इस वक्त जो मुसीबत पड़ी हुई है, बिल्कुल चारों तरफ से उसका घेराव है, 3-4 कोई नॉर्थ कोरिया टाइप, सीरिया टाइप मुल्क हैं जो कि जिन्होंने कि इसका साथ दिया, बाकी सारी दुनिया एक तरफ है। उसमें कुछ ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे जिन्होंने कि अपने आप को बचा के रखा हुआ है। उनको, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा कि हम यूक्रेन में जो हो रहा है उसको नहीं चाहते कि वो आगे बात बढ़े, हम उसका सिफारती हल चाहते हैं। अब सिफारती हल जो है वो करना है वॉशिंगटन, यूरोपियन यूनियन और रशिया ने करें। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिफारतकारी ही है जो जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद काम आएगी। अब इस इंडिपेंडेंट पॉलिसी की जो मैं, ये आपने बिल्कुल ठीक इसकी यानी खबर की बात की है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी में अब जो आज की जो हुई है सूरत हाल, जो कि इस्माइल सी के जलसे में ही हमने सुना, मुझे कुछ पता नहीं क्यों ये खुशफहमी है कि हमने इसकी तैयारी कर रखी है। देखिए इसकी रेमिफिकेशंस होंगी, इसकी रेपरकशंस होंगी। आपने ये जो बात की है, ये लग तो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने आखिर में कहा कि जी हम चाइना, रशिया और अमेरिका सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, कह तो दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल और बड़ी यानी ठीक ठाक किस्म की जो है स्टेटमेंट्स आई हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपको तैयारी करनी थी। मेरा ख्याल है कि 15 अगस्त को जब इधर आए हैं ना तालिबान, और तालिबान के आने के बाद जो मलबा हम पे गिराने की कोशिश की गई है, तो उस वक्त फिर इसका नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी आना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इसकी तैयारी कर रखी है कि अगर यूरोपियन यूनियन से हमारे ताल्लुकात कशीदा होते हैं, हमारी जीएसपी प्लस को वापस ले लिया जाता है, हमारे आईएमएफ के और मसाइल पैदा हो जाते हैं, हमें यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कश्मीर के बारे में बातें होती थी वो अब नहीं होंगी, इसकी तैयारी कर रखी है और अब खुल के सामने आ रहा है। लेकिन ये बड़ी एक वजाहत की बात है इस वक्त करने वाली, जो बड़ी जरूरी है आपके देखने सुनने वालों के लिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम रूस के ब्लॉक में हैं, बिल्कुल ठीक। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम यूएसए के ब्लॉक में हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम यूएसए की हर बात की नफी करेंगे, यूरोपियन यूनियन की हर बात की नफी। जब आपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बुनियाद रखी, उसके बाद आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि रशिया के इस विजिट से, और खास तौर पे ये जो कल या परसों बात हुई है वजीर खारजा वो जो रूस के हैं लावरोव की और शाह महमूद कुरैशी हुई है ना, अब मुझे तो नहीं पता क्या बात हुई है, लेकिन क्यों हुई है भाई, अभी तो आप पुतिन से मिलके आए हैं, तो कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसमें उनको वाज़े इशारे पाकिस्तान को मिले होंगे कि अगर क्रंच आता है तो चाइना तो साथ है ही, बिल्कुल ठीक, तो रूस भी साथ है। मैं फिर से कहूंगा, ब्लॉक के हिस्सा ना बनने की बात इस्लामाबाद कई दफा कर चुका है, आज भी कायम है, और मेरा ख्याल है बेहतरी इसी में होगी कि आप इसको सिफारतकारी के ही
सिलसिले से बढ़ाएं आगे। ठीक है, ठीक है। ये नसीम सिद्दीकी साहब, इतने चैलेंजेस का सामना है इस वक्त खारजा सतह पे और ख़ित्ते में जो कुछ हो रहा है, ऑपोजिशन को इसका इदराक आपके ख्याल में हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि पीछे अफ़गानिस्तान का मामला हुआ, उसमें भी हमें कोई इनपुट नज़र नहीं आया। कश्मीर का जो मामला है, चलें वो तो इस तरह है कि उस पर हर सियासी जमात समझती है कि वो उनके भी एजेंडे का हिस्सा है, मंशूर का हिस्सा है। लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत पर हमलावर है, बाकी उसको जो खित्ते में जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह नहीं है, जिसमें उसको इनपुट देना चाहिए। जावेद साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है, क्योंकि ये अपोजिशन जमातें हैं, ये पाकिस्तान है तो अपोजिशन जमातें हैं, तभी हुकूमत है, हर चीज़ है। लेकिन वो मैंने देखा है कि कितने बड़े से मामलात आ जाए, वो अपने जो मामलात हैं उनको सिर्फ लेके चल रहे होते हैं, और वो भी ख़ास करके जो उनके लीडर हजरात हैं, उनके जो मसाइल हैं वो डिस्कस हो रहे थे। आवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह ये काम नहीं कर रहे होते। आपने देखा कि बरतानिया में भी जिस तरह सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर इलेक्शन के दिन तक कंपेन चलती है या मुकाबला होता है, लेकिन वहाँ पर कोई हुकूमत में आ जाता है, वो उसको मुबारकबाद देते हैं, और फिर जो अपोजिशन है वो एक शेडो कैबिनेट बना लेती है, और वो मशवरे भी गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट को पूरे 5 साल चलने देती है। उसके दौरान मैंने कोई मुजाहिरे अपोजिशन के या इस किस्म के बयानात नहीं होते, वो सिर्फ मुल्क को सही सिमत में ले जाने वाली बात कर रहे होते हैं। अब आप देखें कि जब से खित्ते के हालात, कोविड में पाकिस्तान को माशी तौर पे कितनी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद अफ़गानिस्तान का मसला आ गया, अब यूक्रेन का मसला आ रहा है, आलमी ताकतों का प्रेशर है, FATF का मामला है, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपनी एक अलग ही रागनी जो है वो कर रही है कि किसी तरह हुकूमत ख़त्म की जाए, अदम एतमाद ले आए या नए इलेक्शन करवाए जाए। भाई, इस मुल्क में 70 के बाद कौन से ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें धांधली का शोर नहीं मचा? तो आप अगर असेंबली में बैठ के कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए जिससे आइंदा के इलेक्शन में जो है वो धांधली का शोर ना मचे, और जब इस तरह के मामलात आए हुए हैं तो आपको कम अज़ कम मुल्क के अंदर एनार्की नहीं फैलानी चाहिए। आप देखें कि अभी जिस तरह पेशावर में अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब ये जलसे जुलूस लेके सड़कों पे निकले हुए हज़ारों का मजमा है, तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह की बात हो जाए, क्योंकि दुश्मन की नज़र अभी भी हमारे मुल्क में, और वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन को जो है अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत जो काम कर रही है उनके ऊपर तनकीद भी वो कर सकते हैं, उनको बेहतर मशवरे भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियत होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान की अवाम के मफाद में जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, नजमुल साकिब साहब, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, फिर इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर में जिक्र किया। हम देखते हैं कि एक मकबूजा कश्मीर का भी मसला चल रहा है, एक तरफ फ़लस्तीन का भी मसला चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि इसका हल जो है वो सिफारती सतह पे निकलना चाहिए। लेकिन यही नेटो, यही यूरोपियन यूनियन, यही अमेरिका, जब वहाँ पे कुछ हो रहा है तो फौरी तौर पे EU के 23 सफ़रा हमें ख़त भी लिख रहे हैं, पूरी दुनिया को कह भी रहे हैं कि आप कंडेम भी करें और आप रूस के ख़िलाफ़ खड़े भी हो जाएं। लेकिन इसी किस्म के मसाइल, इससे कई गंभीर मसाइल, मकबूजा कश्मीर में साल हो गए, फ़लस्तीन के लोगों को शहीद किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में लोगों को शहीद किया जा रहा है, इस हवाले से वो फिर आवाज़ नहीं उठाते। डबल स्टैंडर्ड्स हम फिर जायज़ कह रहे हैं ना ये बात, ये सवाल आप जस्टिफाइड हैं ये बात करने के लिए, और ये बात हम आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, वो आपको ये कहेगा, आप पूछें वैसे ये यानी करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के अवाम मिन हैसुल कौम जानते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यूनाइटेड नेशंस को देख लीजिए, आप अमेरिकन पॉलिसी को देख लीजिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ लीजिए क्या लिखा है उसमें। अब वो क्या करते हैं कि नहीं करते। मिसाल के तौर पे जब सबसे ज़्यादा जो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक, क्या मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस उनको नज़र नहीं आ रही? इसको कहते हैं सरफे नज़र करना, और उसकी वजूहात सियासी होती हैं। मिसाल के तौर पे जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने अब्सटेन किया है तो इंडिया ने भी किया है, तो कितनी को कदगने लगाई हैं आपने, कितने को खतूत लिख दिए हैं आपने। तो आप पता लगा कि डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। अब ये ना कहिए कि यानी अमेरिका को नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने करना है कि नहीं करना, उसके लिए बाकायदा एक मजलिस होती है जिसमें प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान को नाराज कर देंगे। आप बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के हल की, मुझे तो एक स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही वहां से जिसमें यह हो कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं।
वो हमसे चाहते हैं ना कि यूक्रेन में गलत हो रहा है, पहले सबसे तो ये कहें कि मकबूजा कश्मीर में गलत हो रहा है, या जो अकलियतों के साथ नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट कर रही है उसी को ही कर दें कि गलत। उनको नहीं नजर आ रहा कि ये दलित हैं आपके, आपकी सिविल सोसाइटी है, आपके गरीब गुरबा किसान बेचारे वो सिख हजरात जो सारे निकले जीतांगे या मरांगे वगैरह, या उनको नजर नहीं आ रहा। ये सिलेक्टिव अप्रोच हम इसको कहते हैं। पहले डबल स्टैंडर्ड्स, फिर आप सिलेक्ट करते हैं कि ये आपने बात कर। इस वक्त मतमाए नजर क्या है? इस वक्त मतमाए नजर है यूक्रेन में रूस क्यों आ गया, हमारी मर्जी क्यों नहीं थी इसमें, हमारी मर्जी के बगैर ये क्यों हो रहा है। उसके लिए उनको चाहिए कि यानी नंबर गेम उधर भी चल रही है। एक तो आप अदम इत्मीनान की बात कर रहे हैं ना, एक नंबर गेम इंटरनेशनल में भी चल रही है कि देखें जी इन ममालिक ने रूस को कंडेम किया है, ये 3-4 हैं जिन्होंने नहीं किया। अब जो एब्सटेन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ना हम इधर हैं, ना हम रूस की मजम्मत कर रहे हैं, ना ही तायीद कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान शामिल है। और याद रहे कि ये पहला मौका है शायद कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मौकफ एक है, दोनों का मौकफ एक है, एब्सटेन किया। अच्छा, अब उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान, चूंकि यार ये वही मुल्क नहीं है जिसको एक फोन करते थे और उसके बाद सारी बातें ठीक हो जाती थी, ये कैसे मुमकिन है कि ये मुल्क जो है, अब उनको ये नहीं पता कि FATF में उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, अब उनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान की वजह से जो हमारे हालात खराब हुए हैं या जो वॉर ऑन टेरर में हमने उनकी मदद की, वो इसको नहीं देख रहे। वो देख रहे वो पाकिस्तान, यानी ऑफ ऑल द कंट्रीज पाकिस्तान। उनके लिए हैरत की बात है। इसीलिए ये खत लिखा गया पक्का होने के लिए कि क्या हम यूरोपियन यूनियन जब पूरी आ जाएगी, इतने 23 आपने बताया सुफरा, क्या 23 ममालिक जो हैं वो अगर मिल के कहेंगे और वो भी यूरोप के, ठीक, तो पाकिस्तान तो जरूर कोई ना कोई करेगा। लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए कि वो जो आपने शुरू में अपने बात की कि एक आजादाना खारजा पॉलिसी की इब्तिदा बुनियाद पड़ चुकी है, बीज पड़ चुका है, कौंपल निकल चुकी है। अब देखना यह है कि इसके लिए जो हमें हवाएं बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जो इधर से गर्म हवाएं आएंगी, उनका हमारे पास इलाज कैसे, क्या इलाज है? नजम साकिब साहब, ये रास्ता यकीनी तौर पर मुश्किल रास्ता है और हमें इस पर बहुत एहतियात के साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब आपका, बहुत वसीम सिद्दीकी साहब आपका। खारजा सतह पर जैसे कि हमारे शुरका भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जाहिर है कि एक मुतवाज़न रास्ते का इंतखाब किया है और उसमें बहुत सी मुश्किलात भी आनी हैं, लेकिन पाकिस्तान अब खारजा उमूर के हवाले से बहरहाल बहुत एहतियात के साथ फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि पाकिस्तान की एक खुद मुख्तारी और ख़ुद एतमादी भी बरकरार रहे और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो भी मुतवाज़न तरीके से आगे बढ़ें। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। यकीनी तौर पर रूस और यूक्रेन की जो जंग है उससे आलमी मईशत के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा हो गए हैं और एक ऐसी मईशत जो ज़ाहिर है हाल ही में जो कोरोना की जो सूरत हाल से मुतासिर हुई थी उससे उसकी बहाली हुई थी, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी इसके असरात हैं। और जैसे कि हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर महंगाई आई है तो आलमी सतह पर भी महंगाई आई है, लेकिन ये बात तो चली रही थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस जंग की वजह से वो भी अब बड़ी तशवीशनाक हद तक आगे बढ़ती चली जा रही है। जो तेल की कीमतें हैं 118 जो है वो डॉलर फी बैरल तक तकरीबन पहुंच चुकी हैं और माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इससे भी बढ़ सकती हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल और बिजली की कीमतों में कमी की गई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि रिकॉर्ड जो टैक्स था FBR ने वो इकट्ठा किया, FBR ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके साथ साथ जो FATF है उसने पाकिस्तान को अभी भी यानी जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला अपना बरकरार रखा है। कहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से इस नुकात पर अमल किया है। तो आने वाले दिनों में किस कदर माशी चैलेंजेस होंगे पूरी दुनिया को और फिर पाकिस्तान को, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तजियाकार जनाब डॉक्टर खाकान हसन नजीब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस जंग की वजह से कीमतें, जो ऑयल की कीमतें हैं वो मुसलसल ऊपर जा रही हैं, 118 तक तो पहुंच चुकी हैं, 118 डॉलर फी बैरल तक, और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये तो 125, 30, 35, 40 तक चली जाएं। तो ये क्या एक सूरत बनेगी महंगाई के हवाले से पूरी दुनिया में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जब कोविड के बाद सारी मईशत दुनिया भर की खुली, तो एक चैलेंज हमें ये दरपेश हुआ कि जो सप्लाई चेन है, यानी कि जो सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी है, वो डिस्टर्ब हुई हुई थी, बिकॉज चीज़ें उस तरह से फराहम की नहीं जा सकती थी दुनिया भर में। उसकी वजह से जो दूसरी साइड थी, जिसमें एक डिमांड जो है वो काफ़ी क्रिएट हुई, क्योंकि फिजिकल स्टिमुलस यानी कि मईशत में पैसे डाले सारे मुल्कों ने, ताकि जो एक दबाव था वो दूर हो। और स्टेट बैंक, सारे ममालिक के जो सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने भी ईजियर पैकेजेस दिए। पाकिस्तान में भी यही हुआ। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी ऑलरेडी, तो चीज़ों की जो कीमतें थी वो ऑलरेडी दुनिया भर में बढ़ रही थी। अमेरिका में भी आपने देखा कि महंगाई काफ़ी थी। इसके साथ साथ जब यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, तो चूंकि रशिया तेल और गैस का एक बड़ा सप्लायर है दुनिया भर में, तो ये फील किया गया कि और क्लॉग हो जाएंगी, तो कीमतें जो कि $85-90 पे थी, वो 118 पे चली गई। इससे जो पाकिस्तान का वो है, वो दो तरह से इफेक्ट हुआ। एक तो ऑब्वियसली हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री काफी हद तक इस तरह बन गए हैं कि हमारी जो इस वक्त जीडीपी है, उसका 25% जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। यानी कि 25 आर इंपोर्ट्स आर 25% ऑफ जीडीपी। दूसरा, ऑब्वियसली जो करेंसी की एडजस्टमेंट है, उसने अलहदा हमारी जो कीमतों का पास थ्रू है उसको अफेक्ट किया। इससे एक इन्फ्लेशन जो है मुल्क में, वो जनवरी में 13% और फरवरी में 12.2% पे है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारी लोकल जो कुछ मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, जिसमें आपने देखा कि हमारी जो कुछ क्रॉप्स हैं उनका जो पैटर्न है वो उस तरह से नहीं रहा। कॉटन जो है वो 6-7 मिलियन बेल्स पर आ गई, कहाँ हम 14 मिलियन बेल्स पर होते थे। इस साल हमें उम्मीद है कि हम 8 मिलियन बेल्स पे आ जाएंगे। एक और चीज भी हुई कि ये जो हमारे पैकेजेस थे, इससे भी डिमांड काफी क्रिएट हुई मुल्क में, और एक मुल्क में बॉयंसी तो थी, एक इकोनॉमिक रिवाइवल भी था। आपने देखा कि जो पिछले साल की भी ग्रोथ है वो 5.8% के करीब थी। सो ऑब्वियसली एक डिमांड वहां से भी आ रही थी, जो मुल्क में बॉयंसी क्रिएट हो रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए आपने देखा कि जो करंट अकाउंट का खसारा है वो एक दफा दोबारा $11.6 बिलियन पे चला गया है 7 माह में। सो ये भी एक तकलीफ दह चीज है, क्योंकि इससे हमें जो बोरो करना पड़ता है, इसके साथ अगर आप ये देखें कि जो हमें एमोटाइजेशन यानी कि जो बाहर पैसे वापस करने हैं डेट की सूरत में, तो हमें 30-32 अरब डॉलर इस साल चाहिए। सो ये एक मिक्स्ड पिक्चर सी बनती जा रही है इकोनॉमी के, जहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, पर इकोनॉमी में एक बॉयंसी भी है। जो टॉप 900 कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रॉफिट भी दिखाया है, उससे डिविडेंड भी आया है। जो क्रॉप्स बेहतर हुई हैं, उससे हमारे जो काश्तकार भाई हैं, उनमें 1000 से 1100 अरब के पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं। बट इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, उसने लोगों को काफ़ी उनकी बाइंग पावर को इरोड किया है, और इससे जो खदशा जाहिर किया जाता है कि ना सिर्फ पावर्टी बढ़े, बट आपको पता है कि जो एसेंशियल ईटेबल्स हैं, उनकी चीज़ों पे लोग कट डाउन करते हैं, और उससे तकलीफ होती है। ठीक है। पर ये जो डॉक्टर साहब, ये जो टैक्सन वाला मामला है, ये किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है? और चूंकि रिकॉर्ड वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि एफबीआर ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर जाहिर है कि ये जो कीमतें कम हुई हैं तेल और बिजली की, जाहिर है इसका भी इम्पैक्ट होना है। पहले जाहिर है अपोजिशन सवाल कर रही थी कि ये सस्ती क्यों नहीं है। जब सस्ती की तो फिर उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसे सस्ती हो गई। तो ये एक, इसके बारे में आप बताइए कि ये जो इम्पैक्ट है, इसको कैसे लेके चलना है? देखिए कि एक ये मुल्कों का एक अपना ताल्लुक है कि उनके पास अगर फिजिकल स्पेस अवेलेबल हो, तो वो ज़रूर इसको पास थ्रू कर सकें डिफ़िकल्ट टाइम्स में। सो अभी जो किया गया है कि ₹5 तक जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसको होल्ड कर लिया गया है अगले 4 माह, और जो तेल की कीमत है उसको कम करके जो इस वक्त कीमत है उस पर 4 माह के लिए फ्रीज कर दिया गया। इससे मैं समझता हूँ कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, इससे फर्क पड़ेगा डायरेक्टली तेल और बिजली की कीमत का पास थ्रू, और जो इसका पास थ्रू से बाकी चीजें महंगी होती हैं। सो एक रिलीफ सर्टनली मिला है। पर इसमें हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि इस रिलीफ का ताल्लुक एक अच्छी
मईशत से इस तरह है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारी इस साल 3800 अरब है इन माह में, और ये एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। ये 30% का इंक्रीज है लास्ट ईयर से। सो माशाल्लाह ये वही शो करती है जो मैं अर्लियर भी कह रहा था कि जो बॉयंसी है इकोनॉमी में वो ट्रांसलेट हो रही है इनटू दिस टैक्स कलेक्शन। ये 268 अरब रुपए अपनी जो टारगेट भी है 8 माह का उससे भी ज्यादा कलेक्शन है। सो इस रूम को कुछ पास ऑन किया जा रहा है, और जो पैकेज भी है वो तकरीबन 250 से 300 अरब ही कॉस्ट करेगा अगले 4 माह में, होपफुली, अगर तेल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि एफपीआर ने इस दफा जो रिफंड्स दिए हैं, जिससे अगेन जो हमारी मईशत है और जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है, वो तकरीबन 197 अरब रुपए के हैं। पिछले साल से अगर इनका मवाजना करें तो ये पिछले साल 157 अरब के थे। सो इसमें भी एक खातिर खा बेहतरी देख रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि एक आपने अभी देखा कि एक मिनी बजट या जिसको आप सप्लीमेंट्री बजट 2022 कहते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ों की टैक्स को 17% पे किया गया। सो इन सब चीज़ों से जो हमारी टैक्स कलेक्शन 5 ट्रिलियन यानी कि 5800 अरब के करीब जानी थी, वो अब रिवाइज होकर 6100 अरब बन गई है। इससे एक रूम क्रिएट हुआ है। प्लस कुछ डिविडेंड्स भी आ रहे हैं जो मैंने पहले जिक्र किया, जिन कंपनीज के मुनाफे स्टेट ओन्ड भी और प्राइवेट भी, जिनके डिविडेंड्स आने से भी हुकूमत का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बेहतर हो रहा है। इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए ये जो 250 से 300 अरब का पैकेज है ये क्रिएट किया गया है। अगेन एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका एक अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि इसका दारोमदार कस्टमर यानी कि डोमेस्टिक कस्टमर और कमर्शियल पर है। सो हम उम्मीद करते हैं कि उनको जो इन्फ्लेशन की लहर है उससे प्रोटेक्टेड रखेंगे। बट इसके साथ साथ हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस साल बेहतर होगी, और उसके बेहतर होने से हमारी जो मईशत है ना ही वो बेहतर होगी, बल्कि कमोडिटीज की सप्लाई से मीडियम टर्म में जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो भी काम होता चला जाएगा। सो ये है ओवरऑल पिक्चर जो इन पैकेजेस की। ठीक है, ये एक तरह से तो एक बिजली और तेल के हवाले से भी आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो टारगेटेड सब्सिडीज़ का सिलसिला था वो भी इस वक्त जारी है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत है, जो राशन प्रोग्राम के तहत है, तो वो भी ज़ाहिर है रिलीफ का एक अहम हिस्सा है। जावेद आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं जिनको अब एहसास कहते हैं, जिसमें और भी कई प्रोग्राम शामिल हो गए, ये 2008-9 में शुरू हुए थे। मैं उस टेबल पे भी मौजूद था जब ये शुरू हुए। ये पाकिस्तान की एक ट्रू सक्सेस स्टोरी है। हर हुकूमत ने इसको जारी रखा और बढ़ाया। 30 अरब से शुरू हुआ, 130 अरब पे इस हुकूमत ने टेक ओवर किया, 250 अरब तक ये ले गए हैं इसको पहले हमने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा यूज किया, जबकि एक बहुत ही जरूरी रिलीफ 12,000 रुपए की खानदानों तक पहुंची। इसके साथ साथ अब एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में 33 मिलियन हाउस होल्ड्स का एक डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया गया है। इस डेटे की कलेक्शन से आप टारगेटेड सब्सिडी में उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो कि वल्नरेबल भी हैं और जिनको आपको डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि आपको ये जो जनरल सब्सिडी रजीम है, जैसे पेट्रोल की कीमत हमें सबके लिए कम करना पड़ी। मैं इवेंचुअली होप करता हूं कि जुलाई के बाद हुकूमत इन 33 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा जो है, ऑब्वियसली इसमें वक्त लगता है तो इन्होंने अभी जनरल सब्सिडी पे रिलाई किया है, इस तरफ चले जाएंगे। पर एक अच्छी बात जो अभी इसी पैकेज में हुई है वो ये हुई है कि 2,000 रुपए से हमारे वो 6 से 8 मिलियन हाउस होल्ड जिनको अभी ये सब्सिडी दी जा रही है, जो इनकम सपोर्ट सब्सिडी है, उनको 2,000 रुपए उनकी जो सालाना सब्सिडी है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब, आपका तफसील से हमें बता रहे थे। और कहना था कि जाहिर है कि मुश्किल सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, जो मईशत है वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो हालिया रूस यूक्रेन की जंग है, मुश्किल हालात हैं, कोरोना से बड़ी मुश्किल से जो इकॉनमी थी वो बहाल हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये नए चैलेंजेस सामने आ गए। पाकिस्तान बहरहाल एहतियात से कदम ले रहा है और अपनी मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।